एवरीवन, आज हम जानेंगे वाल्टर पेंग का स्लोप रिप्लेसमेंट के बारे में। इसको हम ढाल प्रतिस्थापन परिकल्पना कहते हैं। जैसे हम डेविस के भौगोलिक चक्र को डेक्लाइन के नाम से जानते हैं, इसी तरह से इनके ढाल परिकल्पना को हम स्लोप रिप्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। इनकी भौ आकृति विचारों का प्रकाशन इनकी मृत्यु के पश्चात 1924 में डी मॉर्फोलॉगिस एनोलिस जर्मन भाषा में हुआ, जिसका अंग्रेजी अनुवाद चेक और बेशबोल ने 1953 में मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म के रूप में किया। इनके विचारों का सही समीक्षा एम सिमन्स ने 1962 में किया। जर्मन भाषा काफ़ी कठिन होने की वजह से इसकी सही समीक्षा नहीं हो सका, लेकिन इसकी सही समीक्षा एम सिमन्स ने 1962 में किया। लेकिन अभी भी माना जाता है कि इनके विचारों का सही समीक्षा नहीं हुआ। पेंग का मानना था कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूप का आकार वहाँ की विवर्तनिक क्रिया पर आधारित होता है, यानी विवर्तनिक हलचलों पर आधारित होता है। स्थल रूपों का विकास समय निर्भर न होकर के समय रहित या समय स्वतंत्र होता है। तो यहाँ डेविस ने समय पर निर्भर माना था अपने भौगोलिक चक्र को। तो इन्होंने डेविस का विरोध किया और कहा कि ये जो है समय का इसमें कोई महत्व नहीं होता है, यानी स्थल रूपों का विकास समय निर्भर न होकर के समय रहित या समय स्वतंत्र होता है, बिना समय का भी हो सकता है। पेंग का विचार था कि स्थल रूप उत्थान की परवस्था, उत्थान से का मतलब आप समझते होंगे, यानी किसी भी स्थल रूप के उठने, परवस्था यानी अवस्था को ही हम कहते हैं। ये जो है निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब कटाव या अपरदन से है। तो अब हम इसको समझते हैं। पेंग का विचार था कि स्थल रूप उत्थान की परवस्था तथा निम्नीकरण के पारस्परिक संबंधों का प्रतिफल है, यानी स्थल रूप जो है कहीं का भी स्थल रूप जो है उत्थान की परवस्था और निम्नीकरण यानी कटाव के पारस्परिक संबंधों का प्रतिफल है, यानी कितना उत्थान हुआ और कितना कटाव। या हम कह सकते हैं इसको आसान शब्दों में कि स्थल रूप का निर्माण उत्थान की दर या कटाव की दर पर आधारित होता है, न कि अवस्था पर। तो ये जो है डेविस के समय और अवस्था दोनों का इन्होंने विरोध किया। अगर आप यहाँ पर कंपटीशन से संबंधित हैं तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि समय और अवस्था, डेविस के दोनों ही शब्दों का इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया और इस पर अपने भौगोलिक चक्र का इन्होंने निर्माण किया। पेंग त्वरित तथा कम समय वाले उत्थान में विश्वास नहीं करते थे। उत्थान के विषय में उनका मानना था कि अपरदन या निम्नीकरण स्थल खंड के उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता है, वरन जैसे ही स्थल खंड सागर तल से ऊपर उठने लगता है उस पर अपरदन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। पेंग जल्दी और कम समय के उत्थान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि अपरदन जो है निम्नीकरण यानी कटाव स्थल खंड के उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता, यानी किसी भी स्थल खंड के उठने की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता है कि जब वो उठना बंद हो जाएगा तब हम कटाव करेंगे, बल्कि जैसे ही स्थल खंड सागर तल से ऊपर उठने लगता है उस पर अपरदन साथ ही में जो है प्रारंभ हो जाता है, यानी उठाव और अपरदन दोनों ही क्रियाएं एक साथ प्रारंभ होता है। उनका कहना था कि प्रारंभ में उठने की दर इतनी अधिक हो कि अपरदन परिलक्षित ही न हो सके, यानी अपरदन दिखाई ही न दे सके। लेकिन अपरदन और उत्थान साथ साथ प्रारंभ होते हैं, पर कुछ समय बाद उत्थान समाप्त हो जाता है और अपरदन चक्र के अंत तक चलता रहता है, यानी अपरदन और उत्थान दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ ही इन्होंने अपने चक्र में माना है। हम इसको आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि प्रारंभ से अंत तक
उत्थान समान दर या गति से नहीं होता है। प्रारंभ में उत्थान जो है अधिक तीव्र, बीच में समान दर से और अंत में घटता हुआ संपन्न हो जाता है। पेंग के स्थलखंड के उत्थान की दर को हम 3 अवस्था या फिर प्रवस्था ही उन्होंने कहा है, इसको तो विभाजित किया जा सकता है इसको। पेंग का ये अपर्दन चक्र मॉडल है। इसमें इन्होंने क्षैतिज अक्ष के सहारे सागर तल और घाटी तली को प्रदर्शित किया और यहाँ पर इन्होंने 5 दशा को माना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसी तरह से इन्होंने 3 इसमें प्रवस्था माना है। पहला आफत सिजिंडे इंटिक्लुंग, दूसरा ग्लिक फॉर्मिंग इंटिक्लुंग, तीसरा आवत सिजिंडे इंटिक्लुंग। इन्होंने अपने मॉडल में 2 वक्रों के सहारे इस अपर्दन चक्र को समझाने की कोशिश किया इन्होंने। तो ये ऊपरी वक्र है और ये निचली वक्र, अपर कर्व, लोअर कर्व। तो इन दोनों वक्रों के सहारे इन्होंने यहाँ पर उत्थान को दर्शाया है और उच्चावच को दर्शाया है, और फिर निरपेक्ष ऊंचाई को दर्शाया है। फिर इन्होंने सापेक्ष ऊंचाई को दर्शाया है। जैसे ही इनके अपर्दन चक्र में स्थल रूप का उत्थान शुरू होता है, अगर हम माने यहाँ से ए वक्र से उत्थान, दोनों ही वक्रों पर जैसे ही उत्थान शुरू होता है, यहाँ पर एक स्थलाकृति बनती है जिसको हम प्राइमारम के नाम से जानते हैं, जिसका अभिप्राय होता है प्रारंभिक संप्राय मैदान। तो यहाँ पर ये संप्राय मतलब बिल्कुल ही सिंपल मैदान है। तो ये यहाँ से उठता है और उत्थान इनके दोनों ही वक्रों पर हो रहा है, निचली भी वक्र पर और ऊपरी वक्र पर। तो पहले उत्थान जो है ए वक्र यानी शून्य स्थिति से होता है और धीरे धीरे जो है ये काफ़ी तीव्र होने लगता है उत्थान, और फिर यहाँ पर उच्चावच, उत्थान के साथ जो है उच्चावच भी हो रहा है। ये पहले धीरे धीरे उच्चावच बढ़ रहा है, ये उच्चावच को दर्शा रहा है। देखिए ये उच्चावच तो पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर ये बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है यहाँ तक। फिर उसके बाद से उत्थान यहाँ भी हो रहा है, इनके सेकंड जो दूसरी दशा है इसमें भी उच्चावच जो है बढ़ रहा है, लेकिन एक तरह से ये स्थिर है। इसके अपेक्षा उच्चावच बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर स्थिरता बनी है, और फिर ये जो है सेकंड स्थिति तक जो है, थर्ड स्थिति तक, ये सेकंड के बाद जो है थर्ड दशा तक ये जो है स्थिर रहता है। उसके बाद से धीरे धीरे उच्चावच घटने लगता है। अब इधर जो है उच्चावच चौथे और 5वें दशा में घटने लगेगा, और फिर यहाँ जो है निरपेक्ष ऊंचाई पहले दशा में, ये निरपेक्ष ऊंचाई जो है तेज़ी से बढ़ा है शून्य की अपेक्षा। जो है यहाँ जैसे अगर हम ए को शून्य मान लें प्राइमारम के पास, तो यहाँ से बहुत तेज़ी से निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ा है और सापेक्ष ऊंचाई भी जो है बढ़ रहा है। ये सापेक्ष ऊंचाई हुआ और ये निरपेक्ष ऊंचाई। तो निरपेक्ष ऊंचाई तेज़ी से बढ़ा है, सापेक्ष ऊंचाई भी तेज़ी से बढ़ा है, और फिर ये जो है यहाँ पर सेकंड पर ये मतलब एक सम स्थिति दोनों पैदा करता है। दोनों ही मतलब समान स्थिति में है, उच्चावच भी हो रहा है और उत्थान भी हो रहा है। उच्चावच भी है और उत्थान मतलब दोनों ही है। सेकंड वक्र
सेकेंड और थर्ड दशा में तक है, लेकिन चौथे और पांचवें दशा में ये जो है तेजी से घटने लगता है। अब यहाँ पर उत्थान भी घट रहा है और उच्चावच भी इन वक्रों पर तेजी से घट रहा है, और निरपेक्ष ऊंचाई फिर सापेक्ष ऊंचाई भी धीरे धीरे ये घटने लगेगा, और फिर अंत में, चक्र के अंत में ये समाप्त हो जाता है। अब हम इनके 3 प्रवस्था के बारे में बात करेंगे। तो इनकी 3 जो प्रवस्था थी वो था आवत सिजिंडे इंटिक्लुंग और ग्लिक फॉर्मिंग इंटिक्लुंग, आवत सिजिंडे इंटिक्लुंग। तो पहली जो इनकी प्रवस्था थी इसमें अत्यधिक तीव्रता से स्थल रूपों का विकास और विस्तार हो रहा है। जैसे हमने यहाँ देखा कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर स्थल रूप का विकास भी हो रहा है और विस्तार दोनों ही वक्रों पर हो रहा है। ये यहाँ से जो है बहुत तेज़ी से हुआ है, तो यहाँ पर बहुत तीव्र रूप से स्थल रूपों का विकास और विस्तार भी हो रहा है और उच्चावच भी बढ़ रहा है। निरपेक्ष ऊंचाई भी बढ़ रहा है और सापेक्ष ऊंचाई भी बढ़ रहा है। अब जो है इनकी जो दूसरी प्रवस्था थी इसमें ग्लिक फॉर्मिंग, अब इसमें जो है उत्थान और अपर्दन दोनों ही समान गति से हो रहा है। जो पहली अवस्था में था वो दूसरी अवस्था में नहीं हो रहा है। अब ये जो दूसरी अवस्था है इस यहाँ तक, चूँकि इसी मॉडल में हमने इसको दर्शाया है, आप चाहे तो इसको इसमें दर्शा सकते हैं, चाहे तो इसको अलग से भी कर सकते हैं। तो इसमें उत्थान भी हो रहा है, यहाँ उत्थान भी हो रहा है दोनों ही वक्रों पर, और अपर्दन भी हो रहा है। यहाँ पर चूँकि अपर्दन परिलक्षित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अपर्दन दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही स्थिति समान दर से हो रहा है। अब बहुत तीव्र से उत्थान नहीं हो रहा है, लेकिन उत्थान हो रहा है, दोनों ही समान गति से हो रहा है। और ऊंचावच भी यहाँ पर स्थिर है, ये ऊंचावच में भी जो है स्थिरता आ जा रही है। तो सेकेंड स्थिति तक तो बढ़ रहा है ऊंचावच, ये दशा में सेकेंड तक ऊंचावच बढ़ रहा है, और थर्ड में स्थिर हो जा रहा है ये ऊंचावच। लेकिन यहाँ पर ऊंचावच एक तरह से स्थिर ही हम मानेंगे पहली प्रवस्था के अपेक्षा दूसरी में। अब तीसरी हम इस प्रवस्था को लेते हैं आवत सिजिंडे। अब इसमें जो है उत्थान जो है समाप्त हो गया है। अब आप देख पा रहे होंगे इसके बाद से उत्थान समाप्त हो जा रहा है, दोनों ही ये वक्र जो है पर अब यहाँ पर जो है अपर्दन हो रहा है, उत्थान बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये जो है ये नीचे वक्र जा रहा है, तो यहाँ पर तो सामान्य रह रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो उत्थान यहाँ पर समाप्त हो जा रहा है, अपर्दन यहाँ पर अधिक हो रहा है, जिसे अपर्दन ही दिखाई देता है, और ऊंचावच घटने लगता है। यहाँ से ऊंचावच घटने लगता है बिल्कुल, अब घटते हुए बिल्कुल ये चक्र के अंत में समाप्त हो जाता है एक तरह से। तो तीव्र रूप से जो है ये ऊंचावच घट रहा है, और निरपेक्ष ऊंचाई भी बहुत तेज़ी से घटा है यहाँ पर चौथे और पांचवें वक्र के लिए, पांचवें दशा के लिए। तो पहली अवस्था में यहाँ पर लंबवत अपर्दन, नदी घाटियों के बीच जो अपर्दन होगा वो लंबवत अपर्दन होगा, तो यहाँ पर उत्तल ढाल का निर्माण इन्होंने माना। फिर ये दूसरी अवस्था में ग्लिक फॉर्मिंग में इन्होंने माना कि यहाँ पर सरल रेखीय ढाल का निर्माण होगा, और फिर तीसरी अवस्था में इन्होंने माना कि क्षैतिज अपर्दन, यहाँ पर नदी घाटियों के बीच जो अपर्दन होगा वो क्षैतिज अपर्दन होगा, तो यहाँ पर अवतल ढाल का निर्माण होगा। यहाँ पर उत्तल ढाल, यहाँ पर सरल रेखीय ढाल, और अंत में जो है
अवतल ढाल का यहाँ पर निर्माण इन्होंने माना। अब यहाँ पर कुछ और इन्होंने आकृतियाँ मानी है जिसको हम समझ लेते हैं। पहला हॉल्डेन हैग या वॉस्ट हॉल इन्होंने कहा, तो इसका ढलुआ सतह, इसका अभिप्राय होता है ढलुआ सतह या अपेक्षाकृत कम कोण वाली भूभाग से है। और इंड्रम का मतलब होता है ये एक तरह से डेविस के पेनी प्लेन यानी समप्रायः मैदान से इसका हम अर्थ लगाते हैं, जो एक बहुत ही छोटी स्थलाकृति जो है, बिल्कुल मतलब समप्रायः मैदान की तरह से इन्होंने माना। इंसेलबर्ग, आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंसेलबर्ग जो है ये जल विभाजकों के अवशेष जो नदी किनारों के क्षेत्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे उथित स्थलाकृति, जिसको इंसेलबर्ग कहा जाता है। तो ये इनका मॉडल था। अब हम आगे दशा के बारे में डिटेल से जानेंगे। अब उच्चावच विकास की जो 5 दशाएं हैं इसको हम देख लेते हैं। प्राइमारंभ से उत्थान के साथ साथ अपर्दन कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। स्थलखंड के उठने की गति समान नहीं है। ऊपरी वक्र का उत्थान निचले वक्र की अपेक्षा तेज गति से हो रहा है, लेकिन उत्थान के विपरीत अपर्दन दोनों वक्रों पर समान गति से संपन्न होता है। अपर्दन से उत्थान अधिक है, जिससे स्थलखंड की समान ऊंचाई बढ़ती जाती है। नदियों द्वारा निम्न कटाव उत्थान का साथ नहीं दे पाता है, जिससे ऊंचाई और ऊंचावच दोनों में वृद्धि हो जाता है। अब द्वितीय दशा, इनमें दोनों वक्रों पर समान दर से उत्थान और अपर्दन हो रहा है। अब बहुत तेजी से पहले दशा में हुआ, दूसरे में समान दशा से हो रहा है अपर्दन, लेकिन अपर्दन उत्थान की मात्रा से कम होता है। निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती जाती है, परंतु मंद गति से। इस अवस्था में घाटी के निम्न कटाव के साथ क्षैतिज कटाव द्वारा घाटी की चौड़ाई भी बढ़ती है। देखिए, क्षैतिज कटाव यहाँ पर घाटी के बीच हो रहा है, लेकिन हम इसको क्षैतिज अवस्था नहीं कहेंगे। आगे हम इसको समझते हैं। दोनों ही वक्र समानांतर होते हैं पर क्षैतिज अवस्था में नहीं हैं, क्योंकि स्थलखंड ऊपर उठ रहा है। क्षैतिज घाटियों के बीच जो है क्षैतिज कटाव हो रहा है, लेकिन इसको हम क्षैतिज अवस्था नहीं कहेंगे। यहाँ दोनों ही बातों पर काफ़ी डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। अब इस बात पर आप कमेंट मत करिएगा। अब आगे हम तीसरा दशा में देखते हैं। इस दशा में अपर्दन की मात्रा उत्थान की दर के समान होती है। अब निरपेक्ष ऊंचाई में स्थिरता रहती है। दोनों वक्रों पर उत्थान की मात्रा समान दर से होती है। इसमें नदी द्वारा निम्न कटाव मतलब अपर्दन की दर, स्थल के उठने की दर यानी उत्थान में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। निरपेक्ष ऊंचाई और ऊंचावच दोनों स्थिर रहते हैं। अब चतुर्थ दशा, तो तीसरी दशा के बाद जो है क्षैतिज कटाव शुरू होता है। अब ध्यान रखिएगा, तृतीय दशा के बाद स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है, पर अपर्दन अभी भी दोनों वक्रों पर क्षैतिज तथा निम्न कटाव सक्रिय रहता है। जैसे उत्थान समाप्त होता है, अपर्दन तेज होने लगता है। जिस गति से दोआब की चोटियों का कटाव होता है, उसकी ऊंचाई में ह्रास होता है। उसी गति से घाटियों का निम्न कटाव होता है। निरपेक्ष ऊंचाई कम होती है, ऊंचावच स्थिर रहता है। अपर्दन दोनों वक्रों पर समान है। दोनों ही वक्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं। पांचवा और अंतिम दशा, तो ये अंतिम दशा में निम्न कटाव मंद पड़ते ही घाटियों का गहरा होना रुक जाता है। नदियों की चौड़ाई का अब जो है क्षैतिज कटाव विस्तार से होने लगता है।
क्षैतिज कटाव अधिक सक्रिय होने से ऊपरी वक्र का पतन निचले वक्र से अधिक तेज गति से होता है। अब निरपेक्ष ऊंचाई और उच्चावच दोनों में ह्रास होता जाता है। उच्चावच कुछ समय बाद अदृश्य हो जाता है तथा स्थलखंड आकृति विहीन इंड्रम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम निष्कर्ष को लेते हैं। उच्चावच प्रथम दशा में बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, उच्चावच प्रथम दशा में बढ़ता है, बाकी 3 दशाओं में स्थिर रहते हुए अंत में घटता है। उत्थान 3 दशाओं में सक्रिय रहते हुए अंतिम 2 अवस्था में समाप्त हो जाता है। इसी तरह से निरपेक्ष ऊंचाई प्रथम 2 अवस्था में बढ़ती है, तृतीय दशा में स्थिर रहते हुए अंतिम अवस्था में घटती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके साइड में एक बेल का बटन आएगा, उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।